देखेंगे कि कैसे हमारे पास जो मीन है, यानी मीन की वैल्यू जो आप सबको आवाज आ रही है? अच्छा, पहले इसकी प्रेजेंटेशन में कोई मसला आ रहा था, अपलोड नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ट्राई तो मैंने की है, इसको दोबारा पता नहीं अब आप लोगों को नजर आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि पहले मेरी स्क्रीन पर भी नजर नहीं आ रही थी। अच्छा, अच्छा, अब ये पता नहीं है मुझे कि ये आपको जो है वो इसका सबको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि जी अब आ गई है, अब आनी शुरू हो गई है। ठीक है, अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको इसमें बताया था कि हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का, यानी हम जब मीन, अपना मीडियन और ये बाकी चीजें कैलकुलेट कर लेते तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास होता है कि कैसे हमने अपने जो भी हमारे पास जो रिजल्ट हैं उनको हमने कैसे वैलिडेट करना है, ये कैसे उनका हमारे पास जो है वो वैलिड वो आएंगे। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा? आप जब एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आपके पास 1000 की है, उसमें से आप सैंपल ले रहे हैं जस्ट 500 का, तो उस 500 की बेस पर आप जो रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, जो कंक्लूजन आप निकालते हैं, वो कहते हैं कि ये पूरी पॉपुलेशन के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो पूरी पॉपुलेशन के लिए वैलिड है, और कैसे हम जो है वो उनको चेक करेंगे। तो ये आपका जो है वो सेकंड लास्ट यूनिट है, इससे पहले आपका एक प्रोबेबिलिटी का भी आता है। ठीक है, तो ये करके इसके बाद फिर मैं आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, सबसे पहले हाइपोथेसिस का जो है वो मीनिंग क्या है? बेसिकली जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस का मतलब ये आपके पास होता है कि हम जो कोई भी जो हम अजम्पशन लेते हैं, जिसको उर्दू में बोलते हैं कि कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप मैथ्स के जब आप क्वेश्चन करते हो, कोई इस तरह के जब आप लोग थ्योरम आप लोगों ने किए होंगे, तो उसमें क्या होता था कि जब आपने कोई चीज प्रूव करनी होती थी, किसी चीज को जो है वो आपने साबित करना होता था, तो आप उसमें कुछ अजम्पशंस लेते थे, कुछ चीजें आप फर्ज कर लेते थे। ठीक है, फर्ज करने के बाद आप उस पूरे थ्योरम को लेकर चलते थे, और फिर लास्ट में जाकर आप कहते थे कि ये चीज जो है वो इस तरह से जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर भी जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हमने एक जो है वो अपने किसी भी जो हमारा रिजल्ट की बेसिस पर जो है वो अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए एक हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे, और फिर उस हाइपोथेसिस को जो है हम अपने चेक करेंगे अपने सैंपल डाटा की इंफॉर्मेशन की बेस पर कि क्या जो हमारे सैंपल से जो हमारी इंफॉर्मेशन आई है, सैंपल से जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं, क्या वो हमारी पूरी पॉपुलेशन के लिए ठीक है भी कि नहीं है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल इस तरह से मैं आपको देती हूँ कि फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम किसी भी सिटी का लिटरेसी रेट चेक करना चाहते हैं, ठीक है, हम कराची का लिटरेसी रेट चेक करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि क्या हम कराची की जितनी पॉपुलेशन है उस सबको इंक्लूड करें, हमारे लिए ये ज्यादा फिजिबल है, या फिर हम कराची की पॉपुलेशन का जो है एक सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल से पर हम जो है वो वहां से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और हम फिर कंक्लूड करते हैं कि पूरी कराची की पॉपुलेशन जो है उसका लिटरेसी रेट इतना है। हमारे लिए ज्यादा फिजिबल क्या होगा? सैंपल लेना फिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है सैम्पलिंग हमारे लिए इसलिए प्रेफरेबल होती है कि एक तो हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो हमारे पास जो है उसकी टाइम कॉन्स्ट्रेंट होती है, मतलब हमारे पास इतना अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है, बल्कि हमारे पास जो है वो जब हम सैंपल लेते हैं तो हमारे पास जो वक्त है उसकी क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। ठीक है, यानी अगर आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो वो बहुत ज्यादा क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हम जो है वो सैंपल ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम कराची की पॉपुलेशन में से एक सैंपल ले लेंगे, और वो सैंपल इस तरह का होना चाहिए कि वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो। अब उस सैंपल से मैंने वो सैंपल मैं इस तरह से ले लूंगी कि कराची के जो
मुख्तलिफ इलाके हैं, हर एक की रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब हर जगह से मैंने 100 या 50 जो है वो लोगों को अपने उसमें सैंपल में शामिल किया और फिर वहां से मैंने इंफॉर्मेशन ले ली। अब वो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी उस पर हम क्या करेंगे कि उस पे हम जो है वो उस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम जो है वो अपने रिजल्ट्स को निकाल लेंगे। वो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई है वो आपके पास कहाँ से आएगी? सैंपल से आएगी। फर्ज कर लेते कि उस सिटी की पॉपुलेशन जो थी वो हमारे पास थी, वैसे तो क्या उसे कहते हैं, ये तो हमारे पास जो है वो लाखों की पॉपुलेशन होती है, तो हम जो जब सैंपल हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम चंद हजार का सैंपल ले लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं हमने 5,000 का सैंपल ले लिया, ठीक है। अब वो जो 5,000 के सैंपल से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसको मैं क्या कहूंगी कि उससे फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी रेट निकला है 60%। तो मैं क्या कहूंगी कि जो आपके पास कराची है, कराची का लिटरेसी रेट क्या है? 60%। अब मैंने पूरी पॉपुलेशन को तो स्टडी नहीं किया, मैंने जस्ट एक सैंपल ले लिया, ठीक है। लेकिन मैंने उस सैंपल की इंफॉर्मेशन की बेस पर जो है वो उस पूरी पॉपुलेशन के बारे में मैंने यही कंक्लूड कर लिया कि इस कराची की ऑन द होल जो है वो इसका जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? 60%, ठीक है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये कि हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी जो है वो सैम्पलिंग का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आप खाना बना रहे हो, ठीक है। खाना बनाते हुए आप क्या करते हो कि आपने जो है वो चेक करना है कि नमक ठीक है या नहीं है, तो आप थोड़ा सा जो है वो वहां से 1 स्पून या 1 बाइट लेकर आप चेक कर लेते हो। उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि आपके जो जितने भी मसाले हैं, नमक है, मिर्च है, वो बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, ये भी एक सैंपल की है, सैंपल की एग्जांपल है कि आप खाना बना रहे हैं, आप उसमें से जस्ट 1 स्पून जो है वो चेक कर लेते हो, तो ये भी वो आप ये समझेंगे कि वो जो पूरे का पूरा खाना है वो सारी की सारी टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन आपने उसमें से एक छोटा सा 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून आपने चेक किया है, इट मीन्स इट इज योर सैंपल, ठीक है। तो सैंपल जो है हम यूज करते हैं इस वजह से कि हमने पॉपुलेशन के वो जो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अब यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन आपको नजर आ रही है वो हमारे पास क्या है? अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस is a statement about a characteristics of one or more populations. This statement may or may not be true. Its validity is checked on the basis of information obtained by sampling from the population. या हम क्या करते हैं कि हम जो है वो ये देखते हैं कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, अबाउट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक पॉपुलेशन के बारे में आप हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। इसमें आपके कोर्स में जो है वो सिंगल पॉपुलेशन मीन के लिए भी है और डिफरेंस के लिए भी है, ठीक है। ज्यादा आपने जो एम्फेसाइज करना है वो करना है पॉपुलेशन मीन को चेक करने के लिए, प्रपोर्शन को चेक करने के लिए, और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, यानी डिफरेंसेस ऑफ मीन और डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शंस। ये आपका जो है वो इसका कोर्स कंटेंट में शामिल है। और ये मैं फिर आपको बाद में एक दिन जो है ना, मैं सारी चीजें आपको जो 1-2 बच्चों के मेरे पास ईमेल एड्रेस है उनको सेंड करूंगी, तो वो फिर आप लोग आपस में ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें जो है वो आपके कोर्स कंटेंट में जो जो टॉपिक लिखा हुआ है आपने उसी तरीके से जो है वो उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। जिस मर्जी आप बुक से इसको प्रिपेयर कर ले, बीएससी की बुक से करना है या जो मैं आपको सेंड करूंगी, या आप एफएससी की जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक ले लें, लेकिन आपने टॉपिक्स जो है वो वहां से वही वाले देखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है कि एक या एक से ज्यादा पॉपुलेशंस भी हो सकती हैं। जैसे अभी हम खाली मैंने जो आपको एग्जांपल दी है उसमें मैंने कहा है कि कराची का लिटरेसी रेट चेक करें, लेकिन मैं कराची और लाहौर को आपस में कंपेयर कर सकती हूँ, ठीक है, कि क्या लाहौर का और कराची का भी लिटरेसी रेट सेम है या नहीं है। तो इसमें जस्ट एक पॉपुलेशन के बारे में नहीं होगा, बल्कि मोर देन वन पॉपुलेशन के बारे में भी हम जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इसमें जस्ट वन पॉपुलेशन को नहीं हम लेंगे, बल्कि हम जो है वो वन से ज्यादा पॉपुलेशन को भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो है यहाँ पर अब आपके पास नेक्स्ट
क्या है, नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप लोगों में से कुछ बच्चों को तो पता होगा, ठीक है। अब जब आप स्टेटमेंट जो लेते हैं, हाइपोथेसिस जो आप लोग लेते हैं, उसमें आपके पास हाइपोथेसिस में दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं। एक तो होता है कि वो जो आप स्टेटमेंट या जो आप अजम्पशन ले रहे हैं, जो मफरूजा ले रहे हैं, आप ये कहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है, या ऐसा है, हमारे पास जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ऐसा है। और एक आप ले लेते हैं कि ऐसा नहीं है, यानी कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि लिटरेसी रेट जो है 60% आ गया सैंपल से। तो जो मेरा हाइपोथेसिस होगा एच नॉट, उसमें मैं क्या स्टेट करूंगी कि लिटरेसी रेट ऑफ कराची इज 60%, ठीक है, या उसको रेट को हम प्रोपोर्शन से जो है वो यहाँ पर शो करते हैं। तो मैं ले सकती हूँ कि P इज इक्वल टू 60%। और दूसरे हाइपोथेसिस में क्या लूंगी ऑल्टरनेटिव में, कि P इज नॉट इक्वल टू 60%, या मैं ये कह सकती हूँ कि द लिटरेसी रेट ऑफ कराची इज नॉट 60%, ठीक है। यानी कि आपके पास जो दो हाइपोथेसिस होंगे, एक को कहेंगे नल और एक को कहेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो उसमें हम क्या लेंगे, एक में हम कहेंगे कि जो हमारी सैंपल से रिजल्ट आया है, यानी कि हमारी लिटरेसी रेट 60% आया है, ऐसा ही है पूरी पॉपुलेशन के लिए। और एक हाइपोथेसिस में हम लेंगे कि ऐसा नहीं है। तो उनको जो है हम स्टैटिस्टिक की टर्म में एक को कहते हैं नल हाइपोथेसिस और एक को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे जो आपके पास नल हाइपोथेसिस है, ये अब इसने एच एच नॉट, यानी एच के सबस्क्रिप्ट में छोटा सा आपको नजर आ रहा है ना सबको, नॉट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो कहाँ गया, हाँ ये जैसे लिखा हुआ है एच नॉट, एच के सबस्क्रिप्ट में छोटा सा जीरो लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं एच नॉट, ये हमारा क्या होता है, नल हाइपोथेसिस। और जो इसके साथ है वर्सेस एच वन, ये हमारा क्या होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसके सबस्क्रिप्ट में वन लिखा हुआ है। अब ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट्स की जो है वो एज उन्होंने चेक की है, एवरेज एज क्या है फर्स्ट ईयर के कॉलेज स्टूडेंट्स की, तो वो कह रहे हैं कि 16 ईयर है। तो अब एच नॉट में वो टेस्ट कर रहे हैं कि वाकई 16 ईयर है, यानी म्यू इज इक्वल टू 16। म्यू यूज होता है मीन के लिए, जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसको हम जो है वो क्या लेते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो पॉपुलेशन पैरामीटर है मीन, उसको म्यू से, ये जो सिंबल लिखा हुआ है एच नॉट में, म्यू इज इक्वल टू 16 ईयर, तो उसमें हम लोग जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास जो इसका है वर्सेस लिखा हुआ है म्यू इज नॉट इक्वल टू 16, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो इसका एच नॉट और एच वन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो भी इसमें आएगा, यानी इसमें जो आपके पास दो आ रहे हैं, क्या कहते हैं हमें, नो,
You are now muted. You are now unmuted. अच्छा, तो अब हमारे पास जो है वो नल हाइपोथेसिस का मैं आपको बता रही थी कि बेसिकली जो हमारे पास सैंपल से इंफॉर्मेशन आएगी उसको हम अपने हाइपोथेसिस में बता देंगे, ठीक है, उसमें हम उसको स्टेट कर देंगे तो वो हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। और ऑल्टरनेटिव में हम कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमने कॉलेज स्टूडेंट्स की एवरेज एज चेक की है कि उनकी मीन एज, उनकी एवरेज एज क्या है, तो वो कह रहे हैं कि 16 ईयर्स है, हमारे डाटा से हमें पता चली है। तो इसलिए उसने क्या किया है कि एच नॉट में उसने लिखा है म्यू इज इक्वल टू 16 और H1 में लिखा है म्यू इज नॉट इक्वल टू 16। अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन आल्सो बी ऑफ द फॉर्म, यानी कि इसके अलावा इसकी और क्या क्या सूरतें हो सकती हैं और क्या क्या शक्लें हो सकती हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, कि म्यू इज लेस देन 16 और म्यू इज ग्रेटर देन 16, ठीक है। ये चीज आप लोग नोट कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप लोगों ने हाइपोथेसिस जो अपने स्टेट करने होंगे, अपने हाइपोथेसिस बनाने होंगे, तो हमेशा जो इक्वालिटी का साइन है, इक्वल का साइन है, वो हमेशा किस में आपके पास आएगा, H1 में आए, सॉरी H0 में आएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है H0, उसमें हमेशा इक्वालिटी का साइन आएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है H1, उसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस में हमेशा आपने इक्वालिटी का साइन जो है वो डालना है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस में जो H0 है उसमें आपने हमेशा इक्वालिटी का साइन डालना है। लेकिन जो आपका H1 है, ऑल्टरनेटिव है, उसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, यानी जस्ट लेस देन और ग्रेटर देन इस तरह के आएंगे, ठीक है, या नॉट इक्वल का आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो इसने कुछ जो है वो एग्जांपल्स दी हुई है। अब यहाँ पर उसने जो एग्जांपल 15.1 उसमें उसने लिखा हुआ है फॉर्मुलेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये आपको पता होना चाहिए कि जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो उसमें से कैसे आपने अपना हाइपोथेसिस जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। कैसे आपने वहां से अपने हाइपोथेसिस के बारे में बताना है कि जो आपका हाइपोथेसिस है वो आपके पास क्या क्या जो है वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और अब इसमें फर्स्ट वाला आप अगर पढ़े, फर्स्ट वाले को अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट वाले में आपके पास क्या लिखा हुआ है, जो फर्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 50 यूनिट्स पर मंथ, कि जो एवरेज कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की वो 50 यूनिट्स पर मंथ है। इट मींस कि यहाँ पर एवरेज यूनिट्स की बात हो रही है, एवरेज कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, मतलब मीन की बात हो रही है। तो हमारा H0 क्या आएगा, देखिए उसने सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 50 यूनिट्स, और जो इसका H1 बनाएंगे वो हम बनाएंगे म्यू इज नॉट इक्वल टू 50 यूनिट्स, ठीक है, इस तरीके से। दूसरी एग्जांपल देखें, क्या है, नो मोर देन 80% पीपल लाइक अ पर्टिकुलर पीटीवी प्रोग्राम, कि वो कह रहे हैं कि नो मोर देन 80% पीपल के 80% से ज्यादा नहीं, नो मोर, नॉट मोर देन 80 का मतलब ये है कि 80 से ज्यादा नहीं, मतलब 80 से कम, या 80 जितने 80% जितने लोग जो है वो पीटीवी का प्रोग्राम जो है वो पसंद कर रहे हैं। तो नॉट मोर देन का मतलब क्या है कि आपके पास ये आ रहा है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। नॉट मोर देन का मतलब है लेस देन और इक्वल टू। तो आपका जो यहाँ पर H1 बनेगा वो बनेगा P इज लेस देन और इक्वल टू 0.80, 80% को हम 0.80 लिख सकते हैं। और बेसिकली जब भी आपको परसेंटेज या रेट गिवन होगा, इट मींस यू हैव गिवन प्रोपोर्शन, ठीक है, आपने प्रोपोर्शन का हाइपोथेसिस बनाना है, ठीक है। जब एवरेज की बात होगी तो इट मींस कि आपको मीन म्यू का आपने हाइपोथेसिस बनाना है, ठीक है। तो इस चीज में भी आप लोगों ने
डिफरेंस करना है कि कब आपको जो है वो प्रोपोर्शन गिवन है और कब आपको जो है वो मीन गिवन है। ये जो पहली एग्जांपल थी इसमें एवरेज की बात थी, इसका मतलब था कि म्यू का आपने हाइपोथेसिस बनाना है। दूसरी एग्जांपल में देखो क्या लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 80% पीपल लाइक अ पर्टिकुलर पीटीवी प्रोग्राम, इट मींस यू हैव गिवन प्रोपोर्शन, यू हैव टू मेक द हाइपोथेसिस अबाउट द प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आपके पास जो है वो H1, अगर H0 आपके पास हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, तो जो आपके पास H1 होगा वो उसका ऑल्टरनेटिव है, ऑपोजिट है, तो वो आप ले लेंगे जस्ट P इज ग्रेटर देन 0.80। अब देखिए H1 में जो है वो इक्वालिटी नहीं आ रही है, ठीक है, इस चीज को आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो थर्ड वाला आपके पास क्या है, एवरेज एज ऑफ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इज 18 ईयर, कि जो एवरेज एज है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की वो 18 ईयर्स है। एवरेज की बात हो रही है तो यहाँ पर फिर आपका म्यू H0 क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल टू 18, और H1 में आप लेंगे म्यू इज नॉट इक्वल टू 18। ठीक है, यही जब आपका नल हाइपोथेसिस इक्वल का होगा तो ऑल्टरनेटिव में आप उसको नॉट इक्वल लेंगे। ठीक है, और अगर आपका जैसे पार्ट 2 में देखें प्रोपोर्शन था कि नॉट मोर देन मतलब लेस देन और इक्वल टू 80 था, तो H1 में वो बना ग्रेटर देन 80%। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ वाला है नो मोर देन 30% पीपल पे ज़कात। ठीक है, कि 30% से ज्यादा लोग ज़कात पे नहीं करते, नो मोर देन 30%, मतलब लेस देन और इक्वल टू 30% लोग ज़कात देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा H0, प्रोपोर्शन की बात हो रही है यहाँ पर भी। ठीक है, और फिर आपका जो H1 होगा वो आपका होगा पीस ग्रेटर देन 30%। ठीक है, मोर देन 30% पीपल पे ज़कात। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका है फिफ्थ वन इज ड्रग ए इज मोर इफेक्टिव देन ड्रग बी इन क्योरिंग अ डिजीज। अब यहाँ पर दो ड्रग्स की बात हो रही है। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी हमारे पास डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ब्लड प्रेशर की ही मेडिसिन है तो डिफरेंट कंपनीज की होती है हमारे पास। ठीक है, यानी फॉर्मूला सेम ही होता है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है वो अगर दो डिफरेंट कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं तो उन दोनों का भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास जस्ट हमेशा एक ही पॉपुलेशन नहीं होती है, बल्कि समटाइम्स वी हैव मोर देन टू पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर हमने जब उनका कंपैरिजन करना होगा वो भी उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि दोनों का इफेक्ट एक जैसा है या डिफरेंट है। यानी यहाँ पर जो उन्होंने बात की है कि जो ड्रग ए है वो मोर इफेक्टिव है देन ड्रग बी से। ठीक है, कि ए का जो इफेक्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ड्रग बी। तो अब इसको जब टेस्ट करेंगे तो उसने क्या कहा है, उसने हाइपोथेसिस क्या लिया है कि फर्स्ट वाले में उसने लिया है कि दोनों का सेम है। ठीक है, यानी म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी, और दूसरे में उसने क्योंकि मोर का लफ्ज यूज किया था ना, ड्रग ए इज मोर, यानी ड्रग ए का ग्रेटर होगा ड्रग बी से। तो अब जस्ट ग्रेटर वाले को हम H0 में नहीं ले सकते। ठीक है, इस चीज का भी आपने जहन में रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में जो भी हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए दिया गया होगा तो आपने ये देखना है कि वहां पर साइन कौन सा आ रहा है। अगर खाली लेस देन और इक्वल टू की या ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात हो रही है जिसमें इक्वालिटी का साइन भी इंक्लूड है, उसको आप H0 में ले लोगे, लेकिन जिसमें इक्वालिटी का साइन इंक्लूड नहीं होगा तो उसको फिर आपने ऑल्टरनेटिव में लेना होगा। जैसे कि लास्ट पॉपुलेशन उसने कहा है ड्रग ए इज मोर इफेक्टिव, ड्रग ए इज मोर इफेक्टिव मींस के ड्रग ए का जो मीन है वो ग्रेटर है ड्रग बी के मीन से। तो ग्रेटर वाले को जस्ट हम किस में लेंगे, ऑल्टरनेटिव में, क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं आ रही है। जब इक्वालिटी आ रही होगी, इक्वालिटी का साइन इंक्लूड होगा, तो उसमें फिर आप लोग जो है वो उसका लेंगे H0 में। ठीक है, जहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा होगा तो उस वाली स्टेटमेंट को आपने H1 में बना देना है। ठीक है, जैसे लास्ट एग्जांपल में उसने क्या था कि ड्रग ए इज मोर इफेक्टिव, ग्रेटर देन था जस्ट। ठीक है, तो ग्रेटर हमारे पास H0 में हमेशा इक्वल वाला आएगा, तो इसलिए जस्ट ग्रेटर वाले को हम नहीं लेंगे, तो वो आपका किस में चला जाएगा, H1 में। ठीक है, अब कुछ हाइपोथेसिस हमारे ऐसे होते हैं सिंपल होते हैं, कुछ हमारे पास कॉम्पोजिट होते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस, इफ अ हाइपोथेसिस completely specifies the distribution, that is it is completely specifies the form of the distribution as well as the parameters, is called a simple hypothesis। अब कुछ आपके पास हाइपोथेसिस सिंपल होते हैं और कुछ आपके पास जो है वो कॉम्पोजिट होते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपके पास जो पैरामीटर्स है वो आपके पास कंप्लीटली स्पेसिफाई हो जाते हैं, यानी उनकी जो वैल्यूज हैं वो आपके पास जो है वो गिवन होती हैं, आपको पता होती हैं कि आपको वहां से आप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सिंपल होंगे। कॉम्पोजिट जैसे नाम से जाहिर है, हम इसका वो उसमें उर्दू में मीनिंग देखें तो ये हमारे पास यानी कि जो के वो एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस ऐसा होता है जो कंपोज्ड होता है जिसके
जिससे हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का या अपने पैरामीटर्स का पता नहीं चल रहा होता है। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को बता दे और जो पैरामीटर है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के उनकी वैल्यूज का भी आपको पता चल जाए। लेकिन कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस ऐसा होगा कि जिससे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं होगी और आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है वो इजीली पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्टिंग से पहले स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका जो है वो पहले आपको कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। जो फर्स्ट हमारे पास, तो मैंने आपको बता दी कि हाइपोथेसिस क्या होता है, स्टैटिस्टिकल नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है और कैसे ये बनाए जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अब जब भी आप कोई काम करते हैं या कोई काम आप शुरू करने लगते हैं तो आपका जो कंसर्न होता है या आपका जो इरादा होता है वो यही होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, या जैसे कोई क्वेश्चन आपने स्टैट्स का शुरू किया है, कोई न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, तो आप यही आपकी वो होती है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आए। ठीक है, आप मेथड भी उसके लिए ठीक इस्तेमाल करते हो और आपकी यही होती है कि हमारा जो आंसर है वो सही आए। ठीक है, अब होता ये है इसमें कि समटाइम्स हम मतलब हमने जो मेथड हम यूज कर रहे होते हैं वो ठीक यूज करते हैं, सारा प्रोसीजर जो स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चांस होता है कि हमारा आंसर गलत है। होता है ऐसा कि नहीं होता? हो सकता है ना ऐसा। ठीक है, तो अब इसमें भी यहाँ पर जो जब हम टेस्टिंग का प्रोसीजर कर रहे होते हैं, जब हम जो हमारा सैंपल से रिजल्ट आया होता है, जब उसको हम आगे उसका हाइपोथेसिस बनाकर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें भी हमारे पास कुछ चांस होते हैं कि हम जो डिसीजन लें वो हमारा उसके रॉन्ग आने के या हमारे जो है वो गलत डिसीजन लेने के भी कुछ ना कुछ चांसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि बेशक आप तरीका ठीक इस्तेमाल कर रहे हो, आपने फार्मूला ठीक लगाया है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकती है कैलकुलेशन में इस तरह की मिस्टेक हो जाए कि आपका आंसर जो है वो गलत भी आ सकता है। ठीक है, उसके भी चांसेस होते ही हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी जो है वो एरर के जो है वो चांसेस होते हैं। अब एरर यहाँ पर दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं टाइप 1 एरर और एक हमारे पास होता है टाइप 2 एरर। अब टाइप 1 और टाइप 2 एरर हमारे पास क्या होता है? ये टाइप 1 एरर है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, देखिए आपने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, जबकि वो क्या था? ट्रू था। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? ये भी एरर हो गया ना, ये आपसे मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये भी आपने क्या कर दिया? एरर कर दिया, आपने गलती कर दी कि आपने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया बट एक्चुअली एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गया? ये आपका एरर हो गया। फिर जो टाइप 2 एरर है वो ये हो सकता है कि एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स या एच वन इज ट्रू। ठीक है, इसको सादे अल्फाज में आप इस तरह से समझो कि एक जो है वो एक शख्स है, उस पर इल्जाम लगा है चोरी का। ठीक है, अब वो मुल्जिम है और अदालत में जो है वो उसको जो है वो एक्चुअली या उसमें वो क्या था? उसने चोरी की हुई है, ठीक है, वो मुजरम है, ठीक है, लेकिन अभी साबित नहीं हुआ है जुर्म, तो वो मुल्जिम है। अब उसको जो है वो है तो चोर है, लेकिन उसको जो अदालत है वहां पर उसको क्या कर दिया जाता है? बरी कर दिया जाता है। एक्चुअली ही इज अ थीफ, ठीक है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? उसको बरी जिम्मा करार दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। तो अब इसमें ये भी क्या हुआ? गलत डिसीजन हुआ ना। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास भी दोनों चांसेस हैं कि एक एक्चुअली वो चीज ठीक थी, वो स्टेटमेंट ट्रू थी, लेकिन आपने उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया, ये भी एरर हो गया। ठीक है, ये भी आपके पास एरर है। फिर ये एरर भी हो सकता है कि एक्चुअली वो चीज जो है वो आपके पास ठीक नहीं थी, ठीक है, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया? आपने उसको ट्रू मान लिया। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो टाइप्स ऑफ एरर हमारे पास हो सकते हैं इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, क्या है टाइप 1 एरर? क्या होगा? रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, यानी आपने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया बट एक्चुअली इट इज ट्रू। अब वो था तो ट्रू, लेकिन हमारे कुछ रिजल्ट्स ऐसे आए, कुछ सैंपल से हमारी इंफॉर्मेशन ऐसी आई कि उसकी बेसिस पर हमें एच नॉट को रिजेक्ट करना पड़ गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एरर हो गया। फिर टाइप 2 एरर है, वो क्या है कि एक्सेप्ट एच नॉट, यानी हमने तो एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्चुअली जो एच नॉट था वो ट्रू नहीं था, ठीक है, या वो करेक्ट नहीं था। तो ये दोनों एरर हमारे पास हो सकते हैं। अब मैंने आपको कहा है कि जब भी आप काम शुरू करने लगते हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी आप जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश क्या होती है? हम किस हमारे पास जो गलती के एरर के
कितने हम चांसेस रखते हैं, हम ज्यादा रखते हैं या कम रखते हैं, हमारी क्या कोशिश होती है? जो एरर के हमारे पास चांसेस हैं उनकी हमारे पास क्या कोशिश होती है कि हम क्या करें, उनको ज्यादा रखें या कम रखें? हमारी कोशिश यही होती है, जब भी हम कोई काम करने लगते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, या हम जो है वो कुछ भी हम करते हैं, तो हम उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि जो हमारा एरर है या जो हम मिस्टेक हमसे होने के चांसेस है वो कम से कम हो। ठीक है, वो उसमें कम से कम हो। तो इसलिए यहाँ पर भी जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो इसमें हम लोग जो टाइप 1 एरर है और जो टाइप 2 एरर है, दोनों क्या है, एरर हैं। ठीक है, एक एरर का नाम है अल्फा, जो टाइप 1 एरर है उसको कहते हैं अल्फा, उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो टाइप 2 एरर है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, काम करने लगते हैं, तो हम उसमें अपनी तरफ से अपनी समझ के मुताबिक हम वो सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो सारी की सारी जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स हम करते हैं कि जिससे हमारे एरर के या हमारे उस काम के गलत होने के, रॉन्ग होने के चांसेस कम हो। तो यहाँ पर भी जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो जो ये दोनों के दोनों एरर हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम कोशिश करते हैं कि कम से कम रखें। ठीक है, तो इसलिए अब नेक्स्ट आप जब क्वेश्चन भी करेंगे तो आप वहां पर देखेंगे अल्फा क्या होता है, 5% या 1% या 10%। ठीक है, मोस्टली जो अल्फा यूज किया जाता है वो 5% यूज करते हैं या 1% यूज करते हैं, और बहुत रेयर केसेस में इसको 10% भी लिया जाता है। ठीक है, अब बेसिकली ये देखें नीचे इन्होंने क्या लिखा हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर की, ये सबको नजर आ रहा है टेबल से नीचे वाली जो लाइन है। ठीक है, the probabilities of making type 1 and type 2 errors are denoted by alpha and beta respectively। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेकिंग ऑफ टाइप 1 एरर की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको अल्फा से डिनोट करेंगे, और जो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी होगी उसको बीटा से डिनोट करेंगे, और हम ये कोशिश करते हैं और हमेशा हम अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इनको कम से कम रखते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, यहाँ पर जब हम अल्फा 5% रखते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? मतलब अल्फा 5% रखा है और अल्फा कितना रख सकते हैं? आपको पता है परसेंटेज आपके पास टोटल कितनी होती है, 100 होती है। अब 100 में से जब अल्फा को 1% लिया जाता है या 5% लिया जाता है, तो इट मीन्स कि अगर आप 100 टाइम्स टेस्टिंग कर रहे हो, 100 टाइम्स जब आप सैंपल लेते हो, तो उसमें से, और आप कोई भी जब डिसीजन लेते हो, तो उसका मतलब ये है कि 100 में से सिर्फ 5 दफा आपसे 5 दफा चांसेस हैं कि आप गलत डिसीजन ले लो। ठीक है, 100 में से ये आपने 100 टाइम्स अपना सैंपल लिया, 100 टाइम्स आपने सैंपल की इंफॉर्मेशन से जो है वो कैलकुलेशन की, आपने कंक्लूजन निकाला, तो जब आपके पास आ जाता है 100 में से 5 दफा, यानी 5% चांसेस है कि आप जो है वो डिसीजन रॉन्ग ले लो। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो है, जब आप अल्फा जो है 1% रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो 100 में से एक दफा आपका डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपने अल्फा लेना है, अल्फा हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, अगर नहीं भी दिया हुआ तब भी आपने 1% या 5% अल्फा लेना है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि 100 में से जो है वो 5% चांसेस हैं कि आप रॉन्ग डिसीजन लो। ठीक है, हम हमेशा जो है, हमारा टेस्ट गुड तभी होगा, टेस्ट हमारा पावरफुल तभी होगा जिसमें एरर की प्रोबेबिलिटी हम सबसे कम रखेंगे या कम से कम होगी। और कितनी कम होगी, मैंने आपको बता दिया, 5% होगी या 1% होगी। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर इसने कुछ इसका बताया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 15.2, सारे बच्चे जरा पढ़ें यहाँ पर और देखें कि मैंने अभी आपको टाइप 1 एरर भी बताया है, टाइप 2 एरर भी बताया है। ठीक है, उसके मुताबिक आप बताएं किस सिचुएशन में कौन सी वाली टाइप का एरर जो है वो कमिट हो रहा है। एग्जाम्पल 15.2 में जो है ना, उसने डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है और उसने बताया हुआ कि बताएं किस कंडीशन में हम टाइप 1 एरर को कमिट कर रहे हैं और किस सिचुएशन में हम टाइप 2 एरर कमिट कर रहे हैं। पहला वाला उसने क्या लिखा हुआ है, एन इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। एक इनोसेंट पर्सन था, यानी उसने जुर्म नहीं किया हुआ था, लेकिन वो उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, यानी उसको साबित कर दिया गया है कि वो वाकई मुजरम है। ठीक है, तो ये कौन सा वाला एरर है?
ये टाइप 1 एरर है। टाइप 1 एरर क्या था? रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। यानी आपने वो जो एच नॉट था उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो क्या था? ट्रू था। तो इट मींस कि यहाँ पर आपने टाइप 1 एरर को कमिट किया है। ठीक है, क्या था? ये बैक वाली से ना, ठहर मैं पीछे करती हूँ स्लाइड, ये आप लोग लिख लें। फिर आप लोग जब आपके सामने लिखी होगी ना ये टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये जो, इसको मैं जूम कर देती हूँ, एक मिनट। यहाँ पर सबको अब नजर आ रहा होगा ना, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। इसको जरा लिखो पहले, लिख के और फिर अगली वाली एग्जांपल मैं खोलती हूँ, फिर वहां से आप लोग बताते जाओ कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा एरर कमिट हुआ हुआ है। लिखो इसको जल्दी से, टाइप 1 एरर को भी लिखो और टाइप 2 एरर को भी लिखो। ये चैप्टर जो है ना, ये आपकी बुक में है और आपके कोर्स में भी है। ये अभी लास्ट में जो है ना, मैं यहाँ पर कोर्स कंटेंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, यहीं पर अपलोड करूंगी। ठीक है, वो भी आप लोग साथ साथ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो कहते हैं हमें नहीं मिलता। अच्छा, अब हम जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या था देखो, पहला हमारे पास था कि एन इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। तो उसमें था इनोसेंट पर्सन है, यानी असल में एक्चुअली ही इज इनोसेंट, इस उसने कोई भी जो है वो जुर्म नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, कोर्ट ने उसको साबित कर दिया, ठीक है, उसको मुजरिम करार दे दिया। तो इसका मतलब था कि हमने को रिजेक्ट कर दिया बट ही इज ट्रू। ठीक है, तो ये कौन सा था? रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो ये टाइप 1 एरर बन गया। फिर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ें, क्या है? अ मैजिस्ट्रेट एक्विक्टेड अ थीफ ऑन बेनिफिट ऑफ अ डाउट। ठीक है, यानी डाउट के बेनिफिट पर उसको, था तो वो थीफ था, ठीक है, चोर था वो, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कौन सा एरर बन गया? ये टाइप 2 एरर बन गया। ठीक है, कि आपने एक्सेप्ट उसको कर लिया बट एक्चुअली ही इज फॉल्स, ही इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट आपके पास है, अ डिजर्विंग प्लेयर इज नॉट सिलेक्टेड इन द टीम। अब वो था डिजर्विंग, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपके पास कौन सा बन गया? ये आपके पास जो है वो टाइप 1 एरर बन गया, यानी रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। लास्ट वन इज अ फेलिंग स्टूडेंट इज पास्ड बाय एन एग्जामिनर। ठीक है, अब उस स्टूडेंट ने जो लिखा हुआ था पेपर में, जो उसने किया हुआ था, वो था कि उसने फेल होना है। ठीक है, लेकिन वो क्या हो गया? एग्जामिनर की, उस एग्जामिनर ने खुद उसको पास कर दिया। तो ये कौन सा वाला एरर आपके पास बन गया? इट इज टाइप 2 एरर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटीज है ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज कॉलिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट एंड इज डिनोटेड बाय अल्फा। इन टेस्टिंग अ गिवन हाइपोथेसिस, अल्फा इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विद व्हिच वी वुड बी विलिंग टू रिस्क अ टाइप 1 एरर, यानी हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं कि हम टाइप 1 एरर को कमिट कर सकें, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम अल्फा कहेंगे। और उसको हम हमेशा कम से कम रखते हैं। कितना कम रखते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि या हम 1% लेते हैं या 5% लेते हैं, और बहुत रेयर चांसेस हैं कि जहां पर हमने उसको 10% लिया हो। ठीक है,
अब जो इसकी मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, जो हमारी टेस्टिंग प्रोसीजर की है, जो आप लोग टेस्टिंग हम लोग यहाँ पर आप लोगों के कोर्स में डिस्कस करेंगे, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। और उसका कर्व कैसे बनता है? इस तरह से बेल शेप बनता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब जब टू टेल टेस्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो क्रिटिकल रीजन होता है वो बोथ साइड्स पर लाई करता है, उसकी लेफ्ट साइड पर भी लाई करेगा और उसकी राइट साइड पर भी लाई करेगा। लेकिन जब हमारा वन टेल टेस्ट होगा, ये पता हमें कहां से चलेगा कि टू टेल टेस्ट है या वन टेल टेस्ट है? ये हमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से पता चलेगा, ठीक है। इस चीज को नोट कर ले कि क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स अपॉन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। H1 पे आपका जो है वो क्रिटिकल रीजन डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो चीज है वो ये है कि आपने टेस्ट कैसे करना है पॉपुलेशन मीन को, ठीक है। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं और स्टेप्स आप लोगों ने ये नोट करने हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ। अच्छा, ये जैसे एग्जांपल है, द मीन lifetime of electric bulb light bulbs produced by a company has in the past been 1120 hours with a standard deviation of 125 hours. A sample of 100 electric light bulbs recently chosen from a supply of new produced bulbs showed a mean lifetime of 1070 hours. Test the hypothesis that the mean lifetime of bulbs has not changed using 5% and 1% level of significance, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को पहले आपने तो पढ़ना है, समझना है कि इसमें आपको गिवन क्या क्या है और क्या आपसे जो है वो टेस्ट करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो पहले उसने क्या कहा है कि द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स। अब क्या है द मीन लाइफ टाइम? इसका मतलब है कि अब आगे आपको क्या बताने लगा है? मीन बताने लगा है। of light electric light bulbs produced by a company has in the past, यानी पास्ट का मतलब यह है कि माजी में जो वो कंपनी लाइट बल्ब प्रोड्यूस कर रही है उसकी जो एवरेज मीन लाइफ टाइम है, यानी जो उसकी एवरेज लाइफ है वो कितने आवर्स की है, कितने घंटों की है? 1120। तो इसका मतलब है कि ये आपको म्यू गिवन है, ठीक है। ये आपको क्या गिवन है? म्यू गिवन है, ठीक है। पॉपुलेट, क्योंकि उसने पूरी कंपनी की जितनी प्रोडक्शन हो रही है माजी में उसका मीन बताया, तो इसका मतलब है कि ये आपको पॉपुलेशन मीन म्यू गिवन है विद स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन साथ उसने कितना बताया आपको? 125। तो ये सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई? 125। अ सैंपल ऑफ 100 लाइट रिसेंटली कि आपके पास जो मीन लाइफ टाइम है वो कितनी है? 170 आवर्स की है, ठीक है। तो अब उसके लिए जो है आपके पास वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने जो है वो कितना इसको जो है वो आपने सैंपल लिया 100 लाइट बल्ब्स का और उन पर जो आपने मीन लाइफ टाइम चेक किया वो कितनी आ रही है? 1070 आ रही है। तो ये सैंपल का मीन है। सैंपल के मीन को आप किससे डिनोट करोगे? एक्स बार से, ठीक है। जो हमने स्टार्ट में किया था ना पहले दूसरे लेक्चर में कि हमारे पास जो मीन होता है पावर सैंपल का उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। म्यू आपको गिवन है, सिग्मा आपको गिवन है और आपको एक्स बार गिवन है। अब टेस्ट क्या करना है? जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है वो आप सेकंड लास्ट लाइन है, टेस्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि द मीन लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब्स हैज नॉट चेंज्ड, कि जो पास्ट से मीन चला रहा है जो उसकी लाइफ टाइम है वो अब चेंज नहीं हुई है, वो वही है जो पहले है। तो पहले कितनी थी? यानी जो म्यू की वैल्यू उसने पहली लाइन में दी हुई है 1120। तो आपका हाइपोथेसिस बनेगा एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 1120 आवर्स और H1 बनेगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 1120 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने हाइपोथेसिस को जो है वो स्टेट कर लेना है। जब आपके हाइपोथेसिस स्टेट हो जाएंगे तो नेक्स्ट तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है अपने अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना है कि वो कितना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने क्वेश्चन में जो दिया होगा वो लेना है, अगर नहीं दिया हुआ तो आपने 5% ले लेना है, ठीक है। खुद से जब आप एज्यूम करोगे तो आपने 5% एज्यूम कर लेना है। वो आपके पास कितना आ जाएगा? 5%। यहाँ पर दोनों उसने लिए, में 5% भी लिया है और 5% के साथ उसने 1% भी लिया है, तो दोनों को आपने ले लेना है। फिर क्रिटिकल रीजन बताना है। अब ये जी की वैल्यू जो है वो टेबल से कैलकुलेट होगी। जी का टेबल आपको बुक में जी स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिहाज से आपको जो है वो मिला होगा, ठीक है।
तो वो वहां से आप लोग जो है वो देखेंगे, तो फिर आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आपके पास जो मीन होता है, उसको जब हम टेस्ट करते हैं, जो हमारी जी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो हम करेंगे, और जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो जी का टेबल होगा आपकी किताब में, ठीक है, या लास्ट में दिया होगा बुक के, या फिर जो इसका इन्फ्रेंस का चैप्टर होगा इसी के बीच में गिवन होगा। ठीक है, किसी ने पहले किया भी होगा। अच्छा, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है वो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन अब इसने एब्सोल्यूट में क्यों लिया है ये आपको नजर आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास ये टू टेल टेस्ट है। टू टेल कहाँ से पता चलेगा, जो आपका ये H1 है, ठीक है, ये आपके पास, ये जो आपके पास H1 है, इससे आप जो है वो अंदाजा लगाएंगे कि आपके पास जो क्रिटिकल रीजन है वो टू टेल बनेगा कि नहीं बनेगा। H1 आपका नॉट इक्वल का है, तो इसलिए जो आपकी क्रिटिकल रीजन है वो आपने इस तरह का लेना है कि मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू 1.96। ठीक है, अब ये वैल्यू कहां से आएगी, ये टेबल में से आएगी। फिर आपके पास जो है वो आप जी को कैलकुलेट करोगे, वो किसके इक्वल होगा, एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। यानी आपने यहाँ पर क्या करना है कि जी को जो है वो टेस्ट करना है, कैसे, एक्स बार में से माइनस करना है म्यू को, मीन वाली वैल्यू को, और उसको डिवाइड कर देना है सिग्मा, यानी सिग्मा 125 है, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन आपके पास क्या 100। अब इस वैल्यू को आप देखेंगे कि ये इससे ग्रेटर है कि नहीं है। आपके पास क्या है कि ये जो जी वाली वैल्यू है, इस पर आपके पास जो उसको किससे कंपेयर करेंगे आप, उससे। अगर आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर आ जाती है, ये क्या आ रही है, -4 आ रही है, आपने उस वैल्यू को एब्सोल्यूट में लिखा है, यानी वो आपका जो रीजन है वो -1.96 से लेकर 1.96 तक है। अब उससे बड़ी वैल्यू आ रही है ना, तो आप क्या करेंगे, आप रिजेक्ट H0 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू किस में लाई करती है, क्रिटिकल रीजन में लाई करती है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले जो है आपके पास इसी तरीके से आपके पास जो है वो डिफरेंस के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, ये मैं सेंड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पर यह है कि अगर टू पॉपुलेशंस का डिफरेंस हमारे पास आ जाए, उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, उसको भी हम सिमिलरली इसी तरीके से टेस्ट करेंगे। उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आपके पास जो है लास्ट लाइन में जो दिया हुआ है ना, ये बेसिक हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो यूज होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है वो ये एक एग्जांपल देख लें, इसमें अब उसने डिफरेंस वाला लगाया हुआ है। इसमें मतलब डिफरेंस में क्या होगा, सेम है, उसी तरीके से दो पॉपुलेशंस आपको गिवन होंगी, दोनों पॉपुलेशंस का आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, और उसको जो है वो आपने क्या करना होगा, अपने इस फार्मूले में पुट करके आपने वैल्यू निकालनी होगी। इसके बेसिकली आपने स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारे पास उस तरह से नहीं है कि आपको जो है वो काफी एक, इसलिए मैंने एक एग्जांपल करवा दिया कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे आपने जो है वो इसको लेकर चलना है। ठीक है, अच्छा,
अच्छा, 1 मिनट में इसमें जो है ना कोर्स कंटेंट आपको बता दूं, ताकि आप लोग वेट कीजिएगा जरा 1 मिनट। अच्छा, इसमें वो कर रही हूँ मैं, लेकिन नहीं, वो उसका आ रहा नहीं है। चले, मैं आपको ऐसा करूंगी ना, मेल ही कर दूंगी। ये पता नहीं अभी इसमें क्या मसला आ रहा है। मैं पहले दूसरी स्लाइड वो कर रही थी, वो भी नहीं हो रही थी शुरू में। मैं आपको मेल ही कर दूंगी, ठीक है। ऐसा करें, अभी जो है वो प्राइवेट चैट में मुझे वो कर दे, ताकि मैं आपके ईमेल एड्रेस नोट कर लूं, ठीक है, कहीं पर। तो फिर मैं आपको 1-2 दिन के अंदर, मंडे या ट्यूसडे को, मैं फिर आपको जो है ना सारी चीजें जो है वो ईमेल कर दूंगी, ठीक है। प्राइवेट मैसेज में इसमें ना करें, शेयर्ड नोट्स में ना करें, क्योंकि उसमें एक स्टूडेंट लिखता है, दूसरे उसमें सबके पास जो है वो एडिटिंग का वो होता है ना। तो वो फिर उसमें सब भी जो है वो एक दूसरे का काट रहे होते हैं, तो वो गलत हो जाता है। आप ऐसा करें, प्राइवेट में मैसेज कर दीजिए, नोट कर रही हूँ, ठीक है। पहले कि अगर सबको मिल नहीं
नहीं है तो फिर ठीक है, मैं उन्हीं लोगों को दोबारा कर दूंगी। जो पहले जिन बच्चों को मैंने मेल किया वो वाली चीजें बाकियों को दी हैं, सब उन्होंने सबको मिल गई है। अगर मिल गई है तो ठीक है, फिर मैं उन्हीं पे बस दोबारा कर दूंगी, मुझे मतलब। ठीक है, फिर मतलब और दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अगर तो वो बच्चे जो है वो बाकी सबके साथ ग्रुप में ऐड हैं, आप लोगों व्हाट्सएप में सब ऐड हो एक दूसरे के साथ, फिर तो ठीक है। उन बच्चों के हैं मेरे पास ईमेल में, वो हैं, मैं उन्हीं बच्चों को दोबारा से सारी जो बुक है आपकी, जो यूनिवर्सिटी की बुक है, वो वैसे आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। ठीक है, 4485 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, देखिए आप लोगों ने वो किताब। ये जिनको नहीं मिले या वो फिर उनके मैं नोट कर लेती हूँ, वो फिर बस प्राइवेट में मुझे कर दे। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि मैंने पहले भी बच्चों को चीजें सेंड की हैं, तो वो कुछ बच्चे कह रहे नहीं मिली हैं हमें। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको इसकी तैयारी के हवाले से ये बताऊं, आप लोगों को जिस तरीके से असाइनमेंट आपको मिली हुई है ना, ठीक है, अब बात बच्चे हैं वो तो कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा चैप्टर भी कर लेते हैं, सारा का सारा कोर्स भी जो है वो कवर कर लेते हैं। तो इसलिए जो मैं आपको गाइडलाइन देना चाहूंगी वो ये देना चाहूंगी, आपने अभी देखा होगा कि जो शुरू के हैं, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये जरा थोड़े से वो है, लेकिन उसके अलावा आप लोगों का इतना मुश्किल नहीं है। जो कल हमने किया रिग्रेशन कोरिलेशन, वो भी आप लोग कर लोगे, उसका फार्मूला याद करना है। थोड़ी सी उसकी थ्योरी में एक दो चीजें जो मैंने आपको बताई है कि रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके अलावा रिग्रेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन याद कर लो, कोरिलेशन की कर लो, ठीक है, और उसका एक साथ न्यूमेरिकल, मतलब वो लाजमी आता ही आता है। आप लोगों ने असाइनमेंट भी देखी होगी, रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से मीन, मीडियन, मॉड, इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप लोग जो है ना वो आप लोगों के लिए पास होना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए जो है वो उसका क्या कहते हैं, उसकी तैयारी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी कि शुरू के जो चैप्टर हैं, आपके पास चार चैप्टर हैं, जो मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन है, रिग्रेशन, कोरिलेशन है, ये जो चीजें हैं ये इतनी मुश्किल नहीं है, ये सब बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें थोड़ी सी क्या है, आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए जो आपको बुक दी गई है वो, या मैंने आपको सबसे आसान तरीका ये बताया कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की किताब आप लोग खरीद लो, ठीक है। फर्स्ट ईयर की ले लो, चलो सेकंड ईयर में ये जो चैप्टर है ना वो सेकंड ईयर की किताब में आते हैं, ये वाले जो स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस है, टेस्टिंग है, ये उसमें आता है। फर्स्ट ईयर की बुक में जो है, और प्रोबेबिलिटी भी सेकंड ईयर में आता है। तो वो आप ले लो, यानी जिन बच्चों को बिल्कुल भी कोई इसकी बेसिक का भी नहीं पता है, क्योंकि इस तरह से जारी बात है, जबानी वो कलामी बताने से, आपको लेक्चर देने से, उसमें आपको इतना ज्यादा उस तरह से समझ नहीं आता है, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है उनको तो ठीक है, समझ आ जाता है, वो सारा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं उनके लिए मैं ये कहूंगी कि जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है और उसी टाइप के क्वेश्चन, उनकी हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोग करो, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करो कि ताकि आपको वो मेथड समझ आ जाए, आपको मीन के डिफरेंट फार्मूले उनकी आपको समझो, उनका फाइंड आउट करना, मीडियन, मॉड, ठीक है, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आप करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिग्रेशन कोरिलेशन, ठीक है। मतलब ये ऐसी चीजें जो हर स्टूडेंट कर सकता है। उसके अलावा कुछ बच्चे जो हैं वो सारे का सारा पूरे का पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो सारा करें, ठीक है। लेकिन सब बच्चे जो है वो इतना तो करें कि सबके सब आप लोग पास हो जाओ। आप लोगों की अभी तक कितनी वर्कशॉप्स हुई हैं ऑटम की?
ये मेरे ख्याल से आप लोगों की पहली वर्कशॉप थी, ये पहला बैच ही था। मंडे से कोई स्टार्ट हो रही है आपकी? हाँ, ये ऑटम 2021 की फर्स्ट वर्कशॉप है ना। इसके बाद जो है वो आपकी आगे होगी सेकंड। और आप सबको जो है वो नया साल जो है वो बहुत मुबारक हो। ठीक है, मेहनत से आप लोगों ने पढ़ना है ताकि आप लोगों के जो ग्रेड्स आए वो अच्छे आए। और बाकी इसके अलावा ये है कि आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया है, ठीक है, जो मैं बुक का मैंने आपको बताया, किसी एक बुक को फॉलो कर लो। ये जरूरी नहीं कि आपने बहुत सारी किताबें, जो है असल चीज है फार्मूला। फार्मूले की समझ होनी चाहिए, कैसे फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो इन चीजों की आपको अगर समझ है तो वो आपको वैल्यूज तो चेंज आ भी सकती हैं, वो तो आपने कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करनी है। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ होगा इस पेपर में, ये तो पता है ना। कुछ बच्चे आते हैं पेपर देने के लिए, उनको ये भी नहीं पता होता कि कैलकुलेटर भी लाना था या नहीं। आपके इस सेमेस्टर में अभी कितने कोर्स हैं? अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें। मैंने बता तो दिए, मैंने यही कहा है कि जितना मैंने आप लोगों को करवाया है सारे का सारा आप लोग कर लो। ठीक है, बाकी आप लोग देखो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो बाकी उसके लिहाज से फिर आप कर लो तैयारी। ठीक है, आते तो बुक से ही है ना, लेकिन मैंने वो बताया कि जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो अब आते भी हैं, वो वर्कशॉप में इस तरह से वो करते भी हैं, उसके बाद मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा, हम कैसे तैयारी करेंगे इस तरीके से। तो मैंने बताया कि जो बच्चे पहले जिनका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि आप लोग उर्दू वाले हैं, बीएस उर्दू वाले, बीएस इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं ज्यादातर, और बीएस जो है वो पाकिस्तान स्टडीज इस तरह के हैं स्टूडेंट्स, जहां तक मुझे मालूम है। तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि अब जिन्होंने तो एफएससी में या आईसीएस किया हुआ है या आईकॉम किया हुआ है, उनकी तो है थोड़ा बहुत स्टैट्स का बैकग्राउंड, ठीक है, वो तो सारा करेंगे, उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए कह रही हूँ कि वो एटलीस्ट इतना भी कर ले, ये उनके लिए कह रही हूँ। ये नहीं कह रही कि सबके सब बच्चे ही आप लोग बस ये एक दो चैप्टर ही करो और इस तरह से। आप लोग मतलब मीन मीडियन। जी, पढ़ा है तभी तो आपको पढ़ा रही हूँ। आप लोग जो है वो मीन मीडियन मॉड मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर ये अच्छे तरीके से करो, मैयर्स ऑफ डिस्पर्शन वाला करो, रिग्रेशन कोरिलेशन यानी ये अच्छे तरीके से करो, इंट्रोडक्शन का कर लो। फिर आपको मैंने थ्योरी के भी क्वेश्चन बता दिए कि जैसे कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मोस्टली आ जाता है डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसका डिफरेंस क्या है, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की। तो ये कुछ चीजें हैं, जिस तरह की आपको असाइनमेंट है उसी तरह के तरीके का तकरीबन पेपर बनाया जाता है ना यूनिवर्सिटी में, उसी तरह का ही बनता है। ठीक है, हाइपोथेसिस का हाँ है आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग जब इस तरीके से करके करोगे, जिनको बहुत मुश्किल लग रहा है सब्जेक्ट, वो इस तरीके से करेंगे तो ये आसान चीजें हैं। ये जो मीन हो गया, मीडियन हो गया, वेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला है, रिग्रेशन कोरिलेशन वाला है, ये तीन चैप्टर तो आसान है, ये यूज भी बहुत होंगे आगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला होता है, हाइपोथेसिस वाला होता है, वो बच्चों को जरा मुश्किल लगता है। लेकिन करेंगे तो आसान होगा ना। देखें, और भी तो इंसान ही करते हैं ना, बाकी जो लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो भी तो इंसान ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? चैलेंज लेके चीज को आप लोग किया करो कि जो है बाकी कर रहे हैं तो वाई नॉट मी, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, कोर्स की आउटलाइन मैं आपको शेयर कर दूंगी यहाँ पर। अभी जो है वो उसमें पता नहीं क्या मसला आ रहा है, अपलोड नहीं हो रही है वो, दरअसल उसमें है बनी हुई है, उसमें क्या कहते हैं पिक्चर में बनी हुई है कोर्स की आउटलाइन, वो पीडीएफ में नहीं कन्वर्ट की हुई है। अभी मैं कन्वर्ट उसको करूंगी वो देर लग जाएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं कोर्स आउटलाइन जो है ना, या ऐसा करती हूँ मैं आपको जबानी बताती हूँ, ठीक है, आप लोग लिखते जाए, नोट कर लें, अगर जिसने नोट करनी है मैं बताती हूँ। पहला चैप्टर तो आ जाता है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या आता है? इंट्रोडक्शन में हमारे पास, एक मिनट,
इंट्रोडक्शन में आता है हिस्ट्री, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ठीक है, उसका क्या डिफरेंस होता है, पॉपुलेशन और सैंपल, वेरिएबल एंड कांस्टेंट वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ये पहला चैप्टर पूरा आ जाता है। यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 है डाटा प्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसमें टेबल कैसे, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाया जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। तीसरा चैप्टर आ जाता है फिर डाटा प्रेजेंटेशन का, ठीक है, तीसरा चैप्टर फिर किसका आ जाता है, डाटा प्रेजेंटेशन का। फिर आपके पास अगला आ जाता है आपके पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। 2 यूनिट आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, मतलब आपका इतना मुश्किल नहीं है। एक यूनिट आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का है, ठीक है, यूनिट 7 आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का है, 8 आपका प्रोबेबिलिटी का, और 9 आपका इन्फ्रेंस का है, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन का है, दूसरा चैप्टर जो है वो आपका आ जाता है डाटा प्रेजेंटेशन का, तीसरा भी डाटा प्रेजेंटेशन का है, और चौथा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, पांचवा भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है, उसके अंदर भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिवाइड किया हुआ है 2 यूनिट्स में। और फिर आपके पास जो है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, कोरिलेशन, रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी और इन्फ्रेंस है, ठीक है। तो मैं चले आप इस आपको जो है ना इसका, आपको मैं इसकी ईमेल ही में आपको कर दूंगी, ठीक है, कि आपके पास ये जो बेसिकली आपके फर्स्ट 7 यूनिट्स तो बहुत इजी हैं। फर्स्ट 7 यूनिट्स में आपके ये सारे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, उसके भी 2 यूनिट्स हैं, ठीक है, वो 2 यूनिट्स पे जो हमने पढ़ा था ना, मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो आपके 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। फिर आपका जो एक यूनिट है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का है, और डाटा प्रेजेंटेशन के भी 2 हैं, एक इंट्रोडक्शन का है, ठीक है, और फिर रिग्रेशन कोरिलेशन, तो 7 यूनिट यही बन जाते हैं आपके, ठीक है, कोर्स कंटेंट्स के मुताबिक 7 यूनिट आपके यही बन जाते हैं, और आखिरी 2 जो हैं वो आपके आ जाते हैं उसके प्रोबेबिलिटी के और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के। तो जो बच्चे जिनको बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत उनको जिनको नहीं आता, वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही है, हमसे कैसे होगा, तो वो कम से कम पहले 7 यूनिट तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। पहले यूनिट में तो थ्योरी है, ठीक है, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है मैंने आपको बताया था, प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, वेरिएबल्स का मैंने बताया था, क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्केल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको उसके साथ और क्या बताया था, उसके अलावा मैंने आपको, हाँ, जो है वो सैंपल क्या होता है, सैंपल की डेफिनेशन, पॉपुलेशन की डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक है क्या, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, ये बेसिकली 2 स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट्स की 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, ठीक है। और बाकी जो है वो मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन, ठीक है ना, वही चीजें हैं, यही आप लोगों ने, अब यही आप लोगों ने करनी तो है, कोर्स पास करना है, पढ़ना तो है आपने, तो इन चीजों को करेंगे। मैंने बताया कि शुरू वाले अच्छे तरीके से कर लें तो फिर आपका जो है वो इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चले, ओके, ठीक है, आप लोग जो है वो अब हाँ ठीक है, अभी थोड़ा टाइम ही रहता है, ठीक है, उसके बाद खुद ही ये मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर किसी का कोई मसला है, कुछ है, तो वो चलो मुझे ईमेल कर दे, ईमेल एड्रेस तो है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ ईमेल एड्रेस। अगर किसी भी बच्चे को बाद में कोई चीज ना मिले या कुछ, तो ये मैं इसमें चैट में लिख रही हूँ, ठीक है, वो नोट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मिल गया आपको। इस पर जो है अब किसी भी स्टूडेंट का वो है, ठीक है ना, लेकिन ये ना हो कि आप लोग जो है ना वो वैसी जो है वो करें, ठीक है। किसी को नोट्स अगर नहीं जिसको मिले, या बुक का कोई वो है, या कोर्स कंटेंट का, तो उसको वो फिर ईमेल करे, उसको फिर मैं रिप्लाई में वो सेंड कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि अब सारी बात है, ऑनलाइन जो है वो इतना ही वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये आपको पता है कि सारा उस तरीके से जबानी कलामी पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है।